वाशिंगटन डीएसी 1965। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है बर्नार्ड और उसे चेतावनी दी जाती है कि वह सावधान रहे क्योंकि कुछ लोग उसे निशाना बनाकर एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। वह एक कमेटी के सामने गवाही देने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 में टेक्सास से। यहाँ पर छोटा बर्नार्ड एक बैंक के बाहर जूते पॉलिश करता है। वहां वह ग्राहकों की शेयर मार्केट और रियल एस्टेट निवेश की बातें सुनता है। जैसे ही ग्राहक जाते हैं वह सब कुछ अपनी नोटबुक में लिख लेता है। एक दिन वह बैंक की मीटिंग की बातें सुनने के लिए खिड़की के पास खड़ा होता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और नीचे खींच लेता है। लेकिन वो भाग जाता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है, परंतु बर्नार्ड किसी तरह भाग निकलता है। लेकिन पुलिस वाला कसम खाता है कि वह उसके पिता को इसकी खबर देगा। उस रात बर्नार्ड के पिता उसे गोरे लोगों की जासूसी करने के लिए डांटते हैं। वह बताते हैं कि अश्वेत काले लोगों को इससे भी छोटी बातों के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। तुम ये सब बंद कर दो। पिता उसकी नोटबुक देखते हैं और देखते हैं कि बर्नार्ड बहुत होशियार है, लेकिन चेतावनी देते हैं कि गोरे लोग उसे कभी पैसा कमाने नहीं देंगे। फिर भी बर्नार्ड जिद्दी है। वह कसम खाता है कि एक दिन वह अमीर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है सन 1954। लॉस एंजल्स में अब बर्नार्ड बड़ा हो चुका है और अपनी पत्नी यूनिस और बेटे के साथ रहता है। आज वे यूनिस के परिवार से मिलने गए हैं। यूनिस का चाचा बताता है कि एक विमान कंपनी काले लोगों को नौकरी दे रही है, लेकिन बर्नार्ड इस ऑफर को ठुकरा देता है। उसका सपना है रियल एस्टेट के जरिए पैसा कमाना। वह एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है और किराए से कमाई करना चाहता है। चूंकि वे अब भी यूनिस के चाचा के छोटे से शेड में किराए पर रहते हैं, चाचा को गुस्सा आता है। वह बर्नार्ड पर काम न करने का इल्जाम लगाता है। रात के खाने के बाद यूनिस अपने चाचा को बताती है कि बर्नार्ड एक जीनियस है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर वह शेड में बर्नार्ड के पास जाती है, जहां बर्नार्ड वादा करता है कि वह उन्हें जल्द ही यहां से निकालेगा। अगले दिन बर्नार्ड यूनिस के कजिन टोनी को काम पर छोड़ता है। टोनी का दोस्त मैट बर्नार्ड की कार देखकर तारीफ करता है और उसे अमीर समझता है। टोनी उसे बताता है कि बर्नार्ड कई इमारतों का मालिक है। बाद में बर्नार्ड गोरे लोगों के मोहल्ले में कई इमारतों का मुआयना करता है, उनकी हालत और कीमत चेक करता है। रात को वह यूनिस को बताता है कि उसे एकदम सही इमारत मिल गई है, लेकिन उसे खरीदने से उनके पास रिनोवेशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। यूनिस सुझाव देती है कि उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है। वह बर्नार्ड को जो से मिलवाती है, जिसके लिए वह शादी से पहले काम करती थी, जो बहुत बिंदास है और हर बात पर मजाक करता है। बर्नार्ड उसे सीरियसली नहीं लेता और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। दोनों बिना बिजनेस आइडिया शेयर किए निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते वक्त देखते हैं कि गवर्नर जू से मिलने आया है, क्योंकि वे दोस्त हैं। फिर भी बर्नार्ड का मन नहीं बदलता। कुछ समय बाद बर्नार्ड उस घर के मालिक पैट्रिक से मिलता है जिसे वह खरीदना चाहता है। वह पैट्रिक से रिनोवेशन के लिए $10,000 का लोन मांगता है, लेकिन पैट्रिक मना कर देता है और कुछ कैलकुलेशन के साथ समझाता है। पैट्रिक की मैथ्स में गलतियां हैं और बर्नार्ड तुरंत उन्हें सुधार देता है। यह देखकर पैट्रिक इंप्रेस होता है, लेकिन फिर भी उसे लोन नहीं देता। जाने से पहले बर्नार्ड एक कैलेंडर देखता है जो मिड सिटी बैंक के रीड ने भेजा है। बर्नार्ड उस बैंक में रीड से मिलने जाता है। सेक्रेटरी कहती है कि रीड यहां नहीं है, हालांकि बर्नार्ड देख सकता है कि वह ऑफिस में ही है। यह साफ है कि उसे नस्ल और काला होने के कारण बैंक वाले उससे नहीं मिल रहे। बर्नार्ड बैंक के बाहर इंतजार करता है। आखिरकार रीड बाहर निकलता है और बर्नार्ड तुरंत उससे बात करता है। वह एक बिजनेस आइडिया बताता है जो रीड और पैट्रिक दोनों के लिए फायदेमंद होगा। उस रात बर्नार्ड यूनिस को बताता है कि उसे लोन नहीं मिला। तभी पैट्रिक का फोन आता है। उसे पता चला है कि बर्नार्ड ने उसका नाम लेकर रीड से बात की थी। पैट्रिक पूछता है कि क्या बर्नार्ड को लगता है कि यह सामान्य बिजनेस तरीका है। बर्नार्ड कहता है नहीं। यह सुनकर पैट्रिक खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो सामान्य रास्ते नहीं चुनते। वह कहता है कि बर्नार्ड सुबह बैंक जाकर लोन ले सकता है और वह उसका गारंटर बनेगा। इसके बाद बर्नार्ड और यूनिस एक क्लब में जश्न मनाने जाते हैं। वहां जू फिर से बर्नार्ड से मिलता है और उसे चिढ़ाता है, जिससे बर्नार्ड को वह और भी भद्दा लगता है। अगले दिन बर्नार्ड और टोनी प्रॉपर्टी के रिनोवेशन में जुट जाते हैं। एक किराएदार उन्हें गोरे मोहल्ले में देखकर इनको बाहर जाने को बोलता है। बर्नार्ड बताता है कि वह नया मालिक है, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसकी बात नहीं मानती। तभी मैट मदद के लिए आता है। बर्नार्ड उससे पूछता है कि क्या उसे एक अश्वेत काले बंदे के लिए काम करने में दिक्कत है। मैट जवाब देता है कि मुझे सिर्फ पैसे का रंग पसंद है, चाहे वो काला आदमी दे या गोरा, तीनों दिन भर रिनोवेशन में मेहनत करते हैं। जल्द ही 2 पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि बूढ़ी औरत ने शिकायत की थी। बर्नार्ड उन्हें कागजात दिखाता है जो साबित करता है कि वह मालिक है। पुलिस वाले तुरंत चले जाते हैं। रिनोवेशन पूरा होने के बाद बर्नार्ड अपने परिवार के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। बूढ़ी औरत उसे देखकर अगली सुबह अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है। जल्द ही और काले लोग किराए के लिए मकान देखने आते हैं।
और कुछ ही दिनों में सारी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ जाती है। पैट्रिक प्रभावित होता है और बर्नार्ड को अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहता है। बर्नार्ड इमारतें चुनेगा क्योंकि उसकी नजर अच्छी है और पैट्रिक चेहरा बनकर नस्लवाद से बचाएगा। दोनों 50-50 के सौदे पर हाथ मिलाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दोनों नई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैट और टोनी रिनोवेशन में मदद करते हैं और यूनिस सजावट का जिम्मा लेती है। एक दिन बर्नार्ड यूनिस से एक बड़े घर के लिए राय मांगता है और फिर उससे खरीद लेता है। फिर वो यूनियन को बताता है कि अब यह उनका नया घर है। कुछ समय बाद पैट्रिक की मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के बाद पैट्रिक की पत्नी बिजनेस खत्म करना चाहती है और बर्नार्ड को सिर्फ 25% प्रॉफिट ऑफर करती है। बर्नार्ड उसे याद दिलाता है कि उसका हिस्सा 50% है, लेकिन चूंकि उसका नाम किसी कागज पर नहीं है, उसे यह ऑफर मानना होगा या कुछ नहीं मिलेगा। वकील बताता है कि असली शर्तें साबित करने के लिए उसे गवाह चाहिए। बर्नार्ड रीड से मिलने बैंक जाता है, लेकिन रीड उससे मिलने से मना कर देता है। बाहर निकलते वक्त बर्नार्ड एक साइन देखता है जो उसे बैंक की जरूरतों का एहसास कराता है। वह जू से मिलता है और एक आइडिया शेयर करता है। उन्हें मिलकर बैंकरों की इमारत खरीदनी चाहिए। इससे वहां किराए पर मौजूद बैंक उन्हें लोन देने से मना नहीं कर पाएंगे और वे और इमारतें खरीद सकेंगे। जू को आइडिया पसंद आता है, लेकिन वह कहता है कि कोई भी अश्वेत लोगों को बिल्डिंग नहीं बेचेगा। दोनों मैट को बिजनेस का चेहरा बनाने का फैसला करते हैं। मैट को यकीन नहीं है क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। वह मना कर देता है, भले ही दोनों उसे बोलते हैं कि हम तेरे साथ हैं। बाद में मैट एक डिनर में जाता है और अभी भी इस प्लान को लेकर घबराया हुआ है। वेट्रेस सूजी उससे पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। मैट बताता है कि उसे रियल एस्टेट में नौकरी का ऑफर मिला है। सूजी इससे बहुत प्रभावित होती है और कहती है, एक ये तो बहुत बढ़िया है, और मैट का हौसला बढ़ जाता है। वह तुरंत जो और बर्नार्ड के पास वापस जाता है और नौकरी करने के लिए मान जाता है। मैट की ट्रेनिंग का पहला कदम है अमीर लोगों से बात करना सीखना। इसके लिए जो उसे सुबह 6 बजे गोल्फ कोर्स ले जाता है ताकि वह गोल्फ सीखे। जल्द ही जो का बैंकर डोनाल्ड उनके साथ आ जाता है, जो $2 मिलियन का लोन देने को तैयार है। बर्नार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि वे इमारत को उससे कम में खरीद लेंगे। फिर बर्नार्ड जू को बिजनेस के लिए कुछ जरूरी मैथमेटिक्स सिखाता है, हालांकि मैट को गणित में दिक्कत होती है। अगले कुछ हफ्तों में मैट गोल्फ और गणित में खूब मेहनत करता है। शुरू में वह थोड़ा डरता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। वह सब कुछ मेहनत से सीख जाता है। अब उसे पहला सूट मिलता है जो उसे मर्दाना ढंग से शराब पीना सिखाता है और यूनिस उसे डाइनिंग एटिकेट्स सिखाती है। जब मैट गोल्फ खेलते हुए दिमाग से गणना कर लेता है तो सभी मान लेते हैं कि वह तैयार है। अगला कदम है प्लान की डिटेल्स पर बातचीत। बैंक की इमारत चार्ल्स की है, जो एक बहुत एक्सक्लूसिव कंट्री क्लब में गोल्फ खेलता है। जू कुछ इंतजाम करता है और मैट को गेस्ट के तौर पर क्लब में एंट्री दिलाता है। जू उसका ड्राइवर बनकर उसे और अमीर दिखाता है। अपने गोल्फ स्किल्स से मैट सबको प्रभावित करता है और चार्ल्स के साथ ऑफिस में मीटिंग फिक्स कर लेता है। जू और बर्नार्ड उसे 1 हफ्ते तक ट्रेन करते हैं। मीटिंग के दिन मैट चार्ल्स के सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है। उसने सारी गणनाएं याद कर ली हैं और ऐसा दिखाता है जैसे वह मौके पर गणित कर रहा हो। आखिरकार चार्ल्स $15,60,000 में इमारत बेचने को राजी हो जाता है। जश्न के बाद ग्रुप ऑफिस को रीडेकोरेट करता है और बैंक के साथ उनका रिश्ता तेजी से मजबूत होता है। जल्द ही उन्हें जरूरी लोन मिलने लगते हैं और वे गोरे के मोहल्लों में ढेर सारी इमारतें खरीदते हैं। इस आर्थिक स्थिरता से मैट सूची से शादी कर लेता है। कुछ ही महीनों में यह तिकड़ी राज्य की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन जाती है और उपराष्ट्रपति से भी मिलती है। 1963 में बर्नार्ड अपने परिवार के साथ टेक्सास में अपने पिता से मिलने जाता है। बूढ़ा पिता उसे देखकर खुश होता है और गर्व महसूस करता है। अगले दिन वह बेटे के साथ टहलता है और बताता है कि यहाँ फव्वारे क्यों अलग अलग हैं। बर्नार्ड उस कोने पर रुकता है जहां वह जूते पॉलिश करता था। वह नए शुशाइनर से अपने जूते साफ करने को कहता है, लेकिन वह नस्ल के कारण मना कर देता है। बर्नार्ड उस बैंक को देखता है जहां से उसने सब कुछ सीखा और उसे एक आइडिया आता है। लॉस एंजल्स लौटकर वह जो को बताता है कि वह टेक्सास का बैंक खरीदना चाहता है। जो कहता है कि उन्हें बैंक चलाने का कोई अनुभव नहीं है और टेक्सास के लोग एक अश्वेत व्यक्ति को बैंक का मालिक स्वीकार नहीं करेंगे। बर्नार्ड कहता है कि वे फिर से मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह बताता है कि अश्वेत लोगों को लोन नहीं मिलता, इसलिए वहां एक बड़ा अनछुआ मार्केट है। लंबी बहस के बाद जू सिर्फ बर्नार्ड को पार्टनर के तौर पर खोने के डर से हिचकिचाते हुए मान जाता है, लेकिन इसे बुरा आइडिया कहता है। कुछ समय बाद डोनाल्ड मैट को बर्नार्ड और जो के लिए टेक्सास का बैंक खरीदने में मदद करता है। सौदे के तहत पिछले मालिक और उसका बेटा रॉबर्ट अभी भी 20% हिस्सेदारी रखेंगे। इसके बाद
बर्नार्ड टेक्सास के सभी अश्वेत लोगों से मिलता है और बताता है कि बैंक की नीतियां बदल गई हैं और अब अश्वेत लोग लोन ले सकते हैं। लेकिन वह उन्हें यह बात गोपनीय रखने को कहता है क्योंकि नस्लवादी लोग इसका विरोध करेंगे। सारे लोन बर्नार्ड और मैट के जरिए दिए जाते हैं और जल्द ही मोहल्ले के अश्वेत बिजनेस फलने फूलने लगते हैं। 3 महीने बाद रॉबर्ट, जो अभी भी बैंक में काम करता है, नोटिस करता है कि मैट ने कितने लोन अप्रूव किए हैं। वह सवाल करता है कि ये नए क्लाइंट अचानक कहां से आए। मैट सवाल टाल देता है। रॉबर्ट को इतना शक होता है कि वह मैट का पीछा करता है। वह मैट को बर्नार्ड के साथ बात करते देखता है और तस्वीरें ले लेता है। उस रात जब मैट घर जाता है, सूजी कहती है कि उसे टेक्सास से नफरत है। वह यह भी बताती है कि मैट को सिर्फ सैलरी मिल रही है, जबकि उसे पार्टनर बनने का वादा किया गया था। अगले दिन रॉबर्ट बर्नार्ड के घर पहुंचता है, जहां वह मैट और जो के साथ मीटिंग कर रहा है। रॉबर्ट कहता है कि उसे अश्वेत लोगों के लिए काम करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्थानीय लोगों को पता चला तो उनका बिजनेस डूब जाएगा। फिर वह अपनी चिंता की वजह दिखाता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का एक पत्र जिसमें लिखा है कि 1 महीने में निरीक्षण होगा, क्योंकि उन्हें बैंक के असुरक्षित लोन देने की गुमनाम शिकायतें मिली हैं। रॉबर्ट के जाने के बाद मैट अपने दोस्तों को एक छोटे बैंक में ले जाता है और एक आइडिया शेयर करता है। वे इस छोटे बैंक को खरीद सकते हैं, इसे अकेले चला सकता है। फिर वे कुछ वित्तीय तरकीबों से लोन को दोनों बैंकों में बांट सकते हैं ताकि निरीक्षण में संख्याएं कम शक्की लगें। जो और बर्नार्ड कहते हैं कि उनके पास इतना अनुभव नहीं कि इतना खतरनाक काम करें। मैट कहता है कि अगर उसे पार्टनर नहीं बनाया गया तो वह उनकी मदद बंद कर देगा। मजबूरन दोनों मान जाते हैं। जल्द ही मैट छोटा बैंक खरीद लेता है। पहले कामकाजी दिन यूनिस क्लीनिंग लेडी बनकर नजर रखती है। इस बीच टोनी बर्नार्ड को शहर में घुमाता है ताकि वे तय कर सकें कि कौन सा लोन कहां जाएगा। उस रात वे मैट के साथ एक रेस्तरां में मिलते हैं और सब कुछ अरेंज करते हैं। उन्हें रेस्तरां के साइन पर नस्लवादी ग्राफिटी देखकर धक्का लगता है। अगले दिन मैट एक वकील से मिलकर सारे कागजात साइन करता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट मैट को फोन करता है और बताता है कि कुछ गोरे लोग अपना सारा पैसा निकालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बैंक NAACP का है। उस रात बर्नार्ड जू को एक नस्लवादी साइन दिखाता है जो उसे बैंक पर मिला था। वह बताता है कि 5 गोरे लोगों ने अपना पैसा निकाला और 9 को रॉबर्ट ने रोक लिया। जू को लगता है कि रॉबर्ट ने ही अफवाहें फैलाई। कुछ दिन बाद एक फेडरल बैंक एग्जामिनर छोटे बैंक में किताबें चेक करने आता है। मैट बर्नार्ड को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन बर्नार्ड नहीं जानता कि क्या करे, क्योंकि एक अश्वेत व्यक्ति को मीटिंग में कभी नहीं बुलाया जाएगा। यूनिस उसे सुझाव देती है कि वह सर्वेंट बनकर जाए। बर्नार्ड मना करता है, लेकिन यूनिस उसे याद दिलाती है कि उसने कई बार ऐसा किया। बर्नार्ड कहता है कि यह अलग है, क्योंकि वह गुस्सा यूनिस कहती है कि उसकी यह मूर्खतापूर्ण तर्क वही है जो गोरे लोग अश्वेतों के बारे में कहते हैं। अपनी गलती समझकर बर्नार्ड यूनिफॉर्म पहनकर बैंक में क्लीनिंग मैन बनकर जाता है। वह मैट के ऑफिस की दरवाजे के पास सफाई करता है ताकि इशारों से मदद कर सके, लेकिन एजेंट गोपनीय जानकारी लीक ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देता है। बर्नार्ड को दूर जाना पड़ता है और मैट घबरा जाता है क्योंकि एजेंट उसकी कहानी में खामियां ढूंढने लगता है। एक फाइल लेने का बहाना बनाकर मैट बाथरूम में जाता है और अपने दोस्तों से सलाह लेता है, लेकिन जब वह ऑफिस लौटता है, एजेंट को किताबों में ढेर सारी गलतियां मिल चुकी हैं जिनका वह जवाब नहीं दे पाता। मैट फिर से फाइलों के साथ बाथरूम में भागता है और बर्नार्ड तुरंत गलतियां ढूंढ लेता है। जो पूछता है कि डोनाल्ड ने यह कैसे मिस किया। मैट कबूल करता है कि उसने जल्दबाजी में एक अलग वकील का इस्तेमाल किया जिसे रॉबर्ट ने सुझाया था। जू और बर्नार्ड गुस्से में समझ जाते हैं कि रॉबर्ट ने उन्हें बर्बाद करने की साजिश रची थी। उस रात बर्नार्ड यूनिस को मीटिंग का नतीजा बताता है। उन्हें 27 खराब लोन बेचने होंगे और सारी मार्कडाउन की कीमत खुद चुकानी होगी, जो $3 लाख होगी। बाद में बर्नार्ड और जू मैट को बताते हैं कि वे उसकी मदद नहीं करेंगे। उनके जैसे लोग अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चूंकि छोटा बैंक खरीदना मैट का आइडिया था, यह उसकी जिम्मेदारी है। अगली सुबह डोनाल्ड जू को फोन करता है और बताता है कि उसके बैंक ने मैट के सारे लोन खरीद लिए। जू और बर्नार्ड गुस्से में मैट के ऑफिस में पहुंचते हैं और स्पष्टीकरण मांगते हैं। मैट कहता है कि यह सिर्फ अस्थायी है ताकि वह और बुक्स ठीक कर सके, लेकिन दोनों उसे बताते हैं कि यह फ्रॉड है। तभी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट आते हैं और घोषणा करते हैं कि बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। वे मैट को निकाल देते हैं और सभी क्लाइंट्स को बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि बैंक अगली सूचना तक बंद है। जैसे ही जो और बर्नार्ड बाहर निकलते हैं, FBI उन्हें बिना वजह बताए गिरफ्तार कर लेती है। बर्नार्ड उनके नस्लवाद पर चिल्लाता है और गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एजेंट उसे आसानी से काबू कर लेते हैं। कुछ समय बाद वाशिंगटन DC में एक वकील जू और बर्नार्ड को बताता है कि स्टेट बैंकिंग चार्जेस हटा दिए गए हैं, लेकिन फेडरल चार्जेस अभी बाकी हैं। और कांसस में एक सीनेटर बैंकों में लापरवाह निगरानी को लेकर सुनवाई कर रहा है।
वकील को शक है कि वह इस केस को राजनीतिक बयानबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जो शायद उनके फेडरल चार्जेस हटाने में मदद कर सकता है। इस बीच मैट अभी भी अपने बैंक की मुश्किलों में फंसा है। अथॉरिटीज उसे एक डील ऑफर करती हैं। अगर वह अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दे तो उसके चार्जेस हटा दिए जाएंगे। कुछ दिन बाद मैट कोर्ट में पेश होता है और जो और बर्नार्ड के सारे प्लान्स बताता है। वह कहता है कि वह सिर्फ उनका कर्मचारी था और उन्होंने उसे मैनिपुलेट किया। फिर बर्नार्ड को 2 विकल्प दिए जाते हैं। अगर वह कहे कि उसने भी लापरवाह नियमों का इस्तेमाल खुद को अमीर करने के लिए किया तो उसे इम्यूनिटी मिलेगी और यह कांग्रेस को नियम बदलने का तर्क देगा, या वह जो चाहे कह सकता है, लेकिन उसकी गवाही की तुलना गोरे लोगों से की जाएगी और अगर कोर्ट को लगा कि वह झूठ बोल रहा है तो उसे जेल होगी। सुनवाई के बाद बर्नार्ड यूनिस के साथ टहलता है और अपनी चिंता साझा करता है। अगर वह इम्यूनिटी लेता है तो वह अश्वेत लोगों की बैंकिंग सिस्टम में समस्याओं को उजागर नहीं कर पाएगा। यूनिस कहती है कि वह हर हाल में उसके साथ है। कोर्टरूम में जाने से पहले बर्नार्ड जू से मिलता है और दोनों अपने सालों के साथ को याद करते हैं। गवाही में बर्नार्ड कहता है कि देश के संस्थापक दस्तावेज कहते हैं कि सभी पुरुष बराबर हैं, लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी खोने की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर बर्नार्ड एक क्लीनिंग यूनिफॉर्म हाथ में लेकर खड़ा होता है। वह बताता है कि अगर एक आदमी को लोन नहीं मिलता तो वह न बिजनेस शुरू कर सकता है न घर खरीद सकता है, जो अमेरिकी सपने के खिलाफ है। आखिरकार सरकार जो और बर्नार्ड की सारी दौलत और इमारतें जब्त कर लेती है। उन्हें 3 साल की फेडरल जेल की सजा होती है। यूनिस एक घर बचा लेती है क्योंकि वह उसके नाम पर था। रॉबर्ट बैंक को बहुत कम कीमत पर वापस खरीद लेता है। जब जो और बर्नार्ड जेल से निकलते हैं तो यूनिस को समझ नहीं आता कि वे हंस क्यों रहे हैं। वे बताते हैं कि मैट ने गवाही से पहले उनसे बात की थी। उसने बताया कि अगर वह उन्हें धोखा नहीं देता तो उसे 50 साल की जेल होती। दोनों ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। बदले में मैट ने सरकार के पैसे जब्त करने से पहले उनके लिए बहामास में 2 घर खरीद लिए। जो और बर्नार्ड की गवाही की वजह से 1968 में कांग्रेस फेयर हाउसिंग एक्ट पास करती है, जो नस्ल, धर्म या लिंग के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने या किराए पर देने से मना करता है। यह कहानी है नस्लवाद के खिलाफ एक जंग, मेहनत और बलिदान की दास्तान, और हाँ, दोस्ती और सपनों की जीत की कहानी।